एकदम स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो कल आपका टेस्ट है। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सब? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं मुझे? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो पवन, हेलो सोनाली, हेलो संजना, हेलो बनीता, रितेश, अस्मा, हेलो आयुष, नायरा, खुशी, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप सब? आकाश, आयुष, जय हिंद बेटा, जय हिंद। पूजा, सचिन, कंजेश, गुड इवनिंग बेटा। रोहित, प्रतीक, शुभम, अमृता जी, गुड इवनिंग बेटा। हेलो खुशी, हेलो अंशुल, हेलो इलिमनाज, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो जी, हेलो ब्यूटी रॉय, हेलो पूनम। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया से अच्छे से सारी बातें एकदम क्लियर कर पा रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा। हेलो 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 कशिश पाटीदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 का यहाँ पर पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, ठीक है। हेलो एल्केन और ठीक है, हाँ जी, आपका पहला चैप्टर यहाँ पर क्लास 12 ऑर्गेनिक का, ठीक है। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। एकदम बढ़िया चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। नीट में से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्टली SN1 SN2 के थ्रू या फिर कोई नॉर्मल जीओसी वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कार्बन बना के दे देगा, कैसे भी दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ओके। बढ़िया से अच्छे सारी बातें क्लियर करते रहेंगे, सारी बातों को बढ़िया से बढ़िया बताते रहेंगे। और जो मुझे एक्स्ट्रा बताना होगा, सुनो, इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें मुझे आगे की तुम्हें बतानी हो, आगे की बतानी हो तो इस पेड बैच में तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, लेकिन YouTube पर तुम्हारे लिए मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो इनसे रिलेटेड रहेंगे मैं YouTube पे करवाता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप इधर का चीज और आसानी से समझ सके, ठीक है। तो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करने वाले, दोनों काम करने वाले बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, स्टार्टिंग के 45 मिनट पढ़ लेंगे, फिर 45 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो बढ़िया से आप सारी बातें ढंग से करेंगे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे। और हाँ, मंडे से आपकी क्लासेस की टाइमिंग चेंज हो रही है बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको बाकी टीचर ने बता दिया होगा। मंडे को आपकी क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। मंडे को आपकी क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो रहा है, 2 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 2 PM से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 2 PM से आपकी क्लास हो रही है बेटा, ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सर ने बता दिया होगा आपको टाइमिंग कि कब कब कौन सी क्लास है, कब कब किसकी क्लास है, सारी बातें आपको पार्ट सर ने बता दी होगी। पहली क्लास पार्ट सर की तुम्हारे, ठीक है, दूसरी क्लास मेरी है और अगली क्लास आपके, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, BCP, ठीक है। 2 बजे से क्लास है तुम्हारी, काम की बात तो ये, ठीक है। सब साढ़े डेढ़ घंटे की क्लासेस रहेगी। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं बता देता हूं इस चैप्टर में क्या क्या हम करने वाले हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। हेलो एल्केन मतलब यहां पे हेलोजन एल्केन से जुड़ेगा, तो एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल समूह बनता है, एल्किल समूह बनता है R, और उससे जोड़ देंगे हेलोजन, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन इसको बोलते हैं। हेलो एरीन्स, एरीन एरोमेटिक यौगिकों के लिए, जब एरोमेटिक यौगिक में से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दिया जाए तो एरोमेटिक यौगिकों से हेलोजन जुड़ा होता है, ARX इन्हें कहा जाता है, ठीक है, ओके। एक होता है RX, एक होता है ARX, बढ़िया, ठीक है, ओके। एक होता है RX, एक होता है ARX, बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही शानदार है, मजा आएगा। लेक्चर नंबर 1 है, बढ़िया से अच्छे से, ओके। हाँ, केमिस्ट्री क्लास बेटा 1.5 घंटे की हो पाएगी, लेकिन मैं और फिजिक्स वाले सर हम टाइम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। कभी मैं लंबी खींच लूंगा, कभी वो लंबी खींच लेंगे, ठीक है, ओके। मेरी क्लास बीच वाली रहेगी बेटा, ठीक है। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है भाई, क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा, ओके। किस कॉपी में लिखना है बेटा? ऑर्गेनिक वाली में लिखना है। अब जो भी आपको काम करना है लगभग 4-5 चैप्टर तक पूरा ऑर्गेनिक में करना है, ऑर्गेनिक की कॉपी में लिखना है सबको। अरे कितना चैप्टर लगेगा बता दूंगा, सब बता दूंगा, ठीक है, पढ़ चुपचाप, ओके। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सीधा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फोकस बिठाते हैं, वरना इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट कराओगे, हाँ जी, ओके। तो जरा देखो ध्यान, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, एकदम सिंपल। आज का लेक्चर एकदम बेसिक रहेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम बात करेंगे, चीज को स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, किस टाइप से उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर उनका नामकरण कैसे किया जाता है हेलोजन व्युत्पन्नों का, उसको देखेंगे। फिर हेलो एल्केन बनाने की विधि पहले हम ये देखेंगे, हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं, अलग अलग मेथड बताऊंगा तुम्हें, अलग अलग तरह के। फिर उनके भौतिक गुणधर्म देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर हेलो बेंजीन, फिर ग्रिग्नार अभिकर्मक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और है जो हम यहाँ पर देखेंगे। हर एक चीज को बेस्ट से बेस्ट करेंगे, तुम्हें कोई भी इधर उधर की बातें जानने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ये लेक्चर देख लो, इनसे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और ऑर्गेनिक में बेटा क्या करना, साथ के साथ जो आपकी एनसीईआरटी है उसके पीछे के जो क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दे रखे उनको भी सोल्व करते चलना आप सेल्फ, ताकि आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी होती चले। मैं क्लास में तो करवाऊंगा इसे, लेकिन अपार्ट उसके आपको वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से कहानी, ओके। सबसे पहली बात यार, हेलो एल्केन बोले या हेलो एरीन बोले, दोनों के अंदर एरोमेटिक यौगिक या एलिफेटिक यौगिकों में हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो इनको हम जनरल तौर पर हम बोलते हैं बेटा हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न, ठीक है, हेलोजन व्युत्पन्न। तो हेलोजन व्युत्पन्न बेसिकली है क्या, एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है, एकदम बेसिक सा है, ठीक है। यहां पर डेफिनेशन अगर हम देखें तो एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में यदि हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है, यदि हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए, हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दें तो हेलो एल्केन, हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, तो हेलोजन व्युत्पन्न बनते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा है, हेलोजन व्युत्पन्न बनते हैं, एकदम बेसिक सा है ना, कुछ ऐसा नहीं जो तुम नहीं जानते हो, ओके। अब हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, किस तरीके से हमें देखना है, सारी बातें एकदम क्लियर दिमाग में आपके में बिठाता हूं, ठीक। तो बेसिकली जो हेलोजन व्युत्पन्न है किस टाइप से हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका देखेंगे हम वर्गीकरण, फिर उसी के अंदर सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ। वर्गीकरण, ठीक है, जब भी कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन हुआ, इथेन हुआ, उनमें से हाइड्रोजन हटा दो, हेलोजन लगा दो, कोई भी लगा दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलोजन व्युत्पन्न बन जाएंगे, ठीक है। अब इनका वर्गीकरण देखेंगे, वर्गीकरण से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है तो वो संयम रखें, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है हर एक बात को समझते हुए आगे बढ़े, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक, ओके। अब वर्गीकरण करें तो हेलोजन व्युत्पन्नों को बेटा अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेलोजन व्युत्पन्न,
बेसिकली इनको हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यदि आप एल्केन में से हाइड्रोजन हटाएं, एल्केन में से हाइड्रोजन हटाएं और हेलोजन जोड़ें तो उससे बनता है तुम्हारा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। शॉर्ट में इसको RX से दर्शाते हैं, यही हमारा एल्केन। ठीक है, यदि हाइड्रोजन एल्कीन में से हटाया जाए, एल्कीन में से हाइड्रोजन हटाए तो कौन सा समूह बनता है? एल्किनिल समूह। याद है, एल्किल, एल्किनिल, एल्काइनिल पढ़ा था हमने। एल्कीन में से हाइड्रोजन हटाया जाए तो बनता है एल्किनिल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड। ओके, और एल्काइन में से हटा दिया जाए हाइड्रोजन तो उसको जनरल भाषा में बोला जाता है एल्काइनिल हैलाइड। ओके, और अगर एरोमेटिक यौगिक में से हटा दिया जाए हाइड्रोजन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, बेंजीन में से हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं बेटा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। इसको जनरली ARX से रिप्रेजेंट करते हैं, X मतलब हेलोजन। समझ में आया? एल्केन में से हाइड्रोजन हटा देंगे ये बन जाएगा, एल्कीन में से हटा देंगे ये बन जाएगा, एल्काइन में से हटा देंगे हाइड्रोजन तो ये और हेलोजन लगा देंगे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा सामान्य नाम। ओके, इतनी बात क्लियर। अब यही जो एल्किल हैलाइड है, यही एल्किल हैलाइड है, यही एल्किल हैलाइड है, कितने हाइड्रोजन हटा के कितने हेलोजन जोड़ रहे हो भाई? हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाया, एक हाइड्रोजन हटाया एक हेलोजन जोड़ दो, दो हाइड्रोजन हटाए दो जोड़ दो, तीन हटाए तीन जोड़ दो, चार हटाए चार जोड़ दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कितने हाइड्रोजन हटा रहे हो आप। तो यहां पर हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, यहां पर इसको अलग अलग टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, के आधार पर। हाँ जी, पहला होता है मोनो हेलो एल या मोनो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के रूप में लिखा है तो मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड। ठीक है, दूसरा डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, दो हेलोजन हो तो। थर्ड हो जाएगा बेटा ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। और फोर्थ हो जाएगा पॉली एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ जान लो इन शब्दों को, पॉली एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ओके, एकदम बेसिक बेसिक सी बात है। एक हेलोजन है तो मोनो एल्किल हैलाइड, दो है तो डाई एल्किल हैलाइड, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस टाइप से आता जाएगा, पॉली लिख लिया। अच्छा, अब जो मोनो एल्किल हैलाइड होता है, मतलब जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन हम जोड़ेंगे तो मोनो एल्किल हैलाइड बनेगा। अब इसमें कार्बन की डिग्री क्या है उसके आधार पर इसको भी चार भागों, तीन भागों में बांटा गया है। हेलोजन एटम से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर, की डिग्री के आधार पर, के आधार पर एक ही बार में सारा काम समझ देंगे। ठीक है, पहला प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX। अच्छे से उदाहरण देके बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है बेटा आपके पास द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड RX। और एक होता है आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड 3 डिग्री RX। गॉट इट, गॉट इट। एकदम सिंपल सा है यार। जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, आप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा लगा के बनाते हो। ठीक है, अगर एल्केन में से हटाएंगे तो ये बन जाएंगे एल्किल हैलाइड, एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते हैं एल्किल बनता है, एल्किन में से हटाते हैं तो एल्किनिल बनता है, एल्काइन में से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्काइनिल बनता है, और जब एरोमेटिक यौगिकों में से हाइड्रोजन हटाएंगे तो एरिल समूह बन जाएगा, जैसे फेनिल समूह। ठीक है, ओके, उससे हेलोजन जोड़ दो तो एल्किल हैलाइड सामान्य नाम है, एल्किल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ये और ये हमारे मेन इंपोर्टेंट है जो हमें इस चैप्टर में देखने हैं। ठीक है, इसी एल्किल हैलाइड को, इसी एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं, हेलो एल्केन भी कहते हैं। यही हमारा हेलो एल्केन IUPAC के अनुसार। और एरिल हैलाइड को हेलो एरीन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? हेलो एरीन भी कहा जाता है IUPAC के अनुसार। आगे हेलोजन लिख दो और पीछे एरोमेटिक यौगिक का नाम लिख दो, हेलो बेंजीन। ठीक है, इस टाइप से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इस टाइप से एकदम सिंपल है। हेलोजन कितने जुड़े हुए उनकी संख्या के आधार पर। एक हेलोजन है मोनो एल्किल हैलाइड, दो है डाई एल्किल हैलाइड, तीन है ट्राई एल्किल हैलाइड। बेसिक सिंपल सी बात है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? मोनो एल्किल हैलाइड को देखो, एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, बात एक ही है। तो हेलोजन परमाणु के आधार पर मोनो एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो, मोनो हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, पॉली एल्किल हैलाइड इनको बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम सिंपल सा है। हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन की डिग्री हमने स्टार्टिंग में देखा था। जीओस देखो, आपका बेसिक नॉलेज कितना काम आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा कि यार हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ कार्बन की डिग्री देख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एकदम सिंपल सा है, पुराना ज्ञान है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराने ज्ञान पर आधारित दिमाग यहाँ पर लगाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? कमेंट बॉक्स एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से, तो मस्त तरीके से। कोई इशू है? मुझे लगता है कि कोई इशू आपको होना चाहिए, एकदम बेसिक सी बात है। ठीक, अब सर हमको कुछ और चीजें ढंग से थोड़ा सा और अच्छे से एलोबरेट करो। देखो हाँ जी, अब एक बार मैं यहाँ पर जैसे कि ये एल्किल हैलाइड कैसे बना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कोई भी एल्केन है उसको तो बताने की जरूरत नहीं, एल्केन से हाइड्रोजन हटाया, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे कि ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, इनके उदाहरण बता दो सर, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। ठीक है, ओके। मोनो, डाई, ट्राई, इसमें से ये डाई वाला मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो हमने देखा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर हमने देखा था बेटा कुछ खास खास चीजें हमें यहाँ पे देखनी है जो वहां पे टेबल में नहीं बताया जा सकता था। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड मतलब एक ही हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। ऐसा एल्किल हैलाइड बनाओ जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। जैसे कि मैंने CH3 समूह था, CH4 हाइड्रोजन हटा दिया, अब यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया, एक हेलोजन है। मोनो मतलब एक, डाई होता तो दो, समझने वाली बात है। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एथिल से एक क्लोरीन लगा दिया, ये सब मोनो के उदाहरण है।
ये सब मोनो के उदाहरण है। यहाँ पे Br लगा दो, एक ही तो हेलोजन है, सब मोनो एल्किल हैलाइड के ही उदाहरण है। ये सब एल्किल समूह ही तो है, एथिल, मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नया हम नहीं देख रहे आदि आदि। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है क्या माजरा एकदम? अरे ठीक है ठीक है, अरे एनसीईआरटी वगैरह से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये वाली बात और ये वाली बात एकदम क्लियर हो गई, ये वाली बात एकदम क्लियर हो गई, एकदम बेसिक सी बात है। ओके, अब कोई भी जोड़ दो यार, एक हेलोजन है ना, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हेलोजन एक होना चाहिए बस, तो मोनो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, जो डाई एल्किल हैलाइड होता है मतलब दो हेलोजन परमाणु, मतलब आपने क्या किया, हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन हटा के दो हेलोजन परमाणु चिपका दिए, तो डाई एल्किल हैलाइड बनता है। अब डाई एल्किल हैलाइड भी दो प्रकार का होता है, इसलिए मैंने आपको बताया डाई एल्किल हैलाइड के यहां पर दो टाइप होते हैं बेटा, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, और एक होता है विस या विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल या विसिनल, विस बोल दो या विसिनल डाई हैलाइड बोल दो। एक होता है जेम, एक होता है विसिनल या विस डाई हैलाइड। ठीक है, जेम और विस ध्यान रखना, जेम और विस ध्यान रखना, डाई हैलाइड और विस ध्यान रखना। डाई हैलाइड जिसमें दो हेलोजन, अब यहाँ पे एक होता है जेम और एक होता है विस। इस बात को समझना बढ़िया से अच्छे से, बहुत ही अच्छी चीजें, बहुत ही बढ़िया चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ के साथ लिखते चले बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ना कर पाए, अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, जेम डाई हैलाइड और ये हो जाएगा विस डाई हैलाइड। बहुत आसान है ऑर्गेनिक, बहुत आसान, किसी भी जगह कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बढ़िया जाके घर पे रिवाइज करना, अच्छे से स्टार्टिंग से बेस मजबूत बनाए रखना। ओके, अब देखो जेम डाई हैलाइड क्या होता है। जेम डाई हैलाइड, यदि समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच हो, यदि दोनों समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच हो, यदि दोनों समान हेलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच हो, तो वो होता है जेम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पर दो हेलोजन परमाणु, वो जेम के अंदर आ जाएगा। समझ में आया? ओके, और अगला विस, फिर एक साथ लिखवा दूंगा, यदि समान हेलोजन परमाणु अगल बगल कार्बन से अटैच हो, अगल बगल जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है, यदि समान, ध्यान रखना दोनों सेम होने चाहिए तभी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यदि समान हेलोजन परमाणु, हेलोजन एटम एडजेसेंट, या फिर हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके समीपस्थ, समीपस्थ, समीपस्थ मतलब अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, यदि समान हेलोजन एटम्स अगल समीपस्थ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं पर अटैच हो, परमाणुओं पर अटैच हो, जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि देखिए बेटा CH3CH, पहले अभी लिखना नहीं, CH3CH3 ये होता है आपका इथेन, एकदम बढ़िया से अच्छे से देखना, ये होता है आपका इथेन। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता तो ये, अगर मैं यहां पे हेलोजन लगा देता तो ये बन गया आपका मोनो एल्किल हैलाइड। एक हेलोजन है इसलिए एल्किल हैलाइड तो है, हेलोजन जोड़ा आपने एल्केन में, एल्किल हैलाइड बन गया, लेकिन एक इसलिए मोनो है। अगर मैंने इसके दो हाइड्रोजन हटा दिए, इस कार्बन की दो संयोजकताएं मुक्त हो जाएगी, और अगर दोनों पर समान हेलोजन जोड़ दिया तो कहलाएगा आपका जेम डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा? जेम डाई हैलाइड। जनरल, जनरल क्या बोलेंगे इसको? जेम डाई हैलाइड। जैसे कि इस कार्बन पर अगर मैं दो क्लोरीन जोड़ दूं तो ये जेम डाइक्लोराइड बन जाएगा, ये जनरल टाइप इसका। ठीक है, इसको हम जनरली क्या बोलेंगे? ये जेम डाई हैलाइड है, एक ही कार्बन पर। ठीक है, जेम डाई हैलाइड ये बन जाएगा। ओके, और अगर ये दोनों ही कार्बन परमाणु अगल बगल पे लगा दिए ऐसे, तो ये विस डाई हैलाइड कहलाएगा, जनरल नाम इनका, ये कहलाएगा विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। क्या ये बात समझ में आई? दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, दोनों ब्रोमीन हो सकते हैं, दोनों आयोडीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग है तो नहीं है, दोनों सेम होना चाहिए, समान। समझ में आया? और या तो एक पे जुड़ रहे हो तो जेम, अगल बगल पे जुड़ रहे हो तो विस, और अगर बहुत दूर दूर हो फिर कोई वो प्रकार नहीं है, फिर उसको नॉर्मली डाई हैलाइड है। बस ये दोनों ध्यान में रखना है, जेम और विस। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, जेम और बाकी वो फिर नॉर्मल रहेगा। अगर दो हेलोजन है, यहाँ क्लोरीन है या ब्रोमीन, वो नॉर्मल डाई हैलाइड है। ठीक है, वो नॉर्मल डाई हैलाइड, जेम विस नहीं बोलेंगे। जेम विस होने के लिए अगल बगल एक ही कार्बन पे दोनों एटम सेम हो, अगल बगल पे दोनों सेम होना चाहिए तो ये जेम विस होगा। डन है मामला? ओके, समझ में आया बेटा? अब अगली बात सुनना, CH2CH2 इस समूह को क्या बोलते हैं? हमने उपसहसंयोजक युग्म पढ़ा था। CH2CH2 इस समूह को क्या बोलते हैं? एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, एथिलीन सामान्य नाम इसका, एथिलीन, एथिलीन, ये एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इसका सामान्य नाम बेटा एथिलीन, ये एथिलीन समूह, इसको बोलते हैं एथिलीन। सामान्य नाम लिखा रहा हूं मैं, ये तो प्रकार है कि ये एक विस डाई हैलाइड है, ये है जेम डाई हैलाइड, लेकिन इसका सामान्य नाम IUPAC नामकरण कर सकते हैं, लेकिन सामान्य नाम एथिलीन डाइक्लोराइड, या इसको एथिलीन क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, एथिलीन क्लोराइड भी बोल सकते हो, एथिलीन क्लोराइड भी बोल सकते हो, क्योंकि एथिलीन का मतलब इधर भी संयोजकता मुक्त, उधर भी संयोजकता मुक्त, क्या जुड़ेगा? क्लोरीन, क्लोरीन जुड़ेगा, एथिलीन क्लोराइड इसको बोलते हैं। और इस समूह को जब एल्केन में से एक ही कार्बन की दो संयोजकता मुक्त हो जाए, अभी मैं लिखवा दूंगा, जब एल्केन में से एक ही कार्बन की दो संयोजकता मुक्त हो जाए, इसको बोलते हैं एल्किलिडीन, दो कार्बन का एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड। एक बार इनको लिख लो, बढ़िया से बताता हूं। हाँ जी,
हो गया, एक एथिलीडीन क्लोराइड और एक एथिलीन। तो अब यहां पर हमने दो समूह देखे, एल्किल देख लिया था, एल्किनिल देख लिया था, एल्काइनिल देख लिया था, बाकी देख लिया। सर ये एथिलीडीन कब लिखते हैं और ये एथिलीन कब लिखते हैं, इनके बारे में बता दो थोड़ा सा। तो जरा देखो ध्यान से, नोट लगा के एक पॉइंट लिख लो, नोट लगा के एक पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, ठीक है, मतलब कि ये एथिलीन, ठीक है, मतलब एल्किनिल, एल्किनिल, जैसे कि एल्किनिल समूह, ये क्या है, एल्किनिल समूह, निल, एल्किनिल लिखा है, एथिलीन, एथिलीन, हाँ, एल्किलीन समूह, एल्किलीन समूह, ये क्या है, एल्किलीन, जैसे कि मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ये क्या समूह है, एल्किलीन समूह। जब एल्केन के, अब जैसे कि मान लो एक ही कार्बन का एल्केन है तो उससे 2 हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। और अगर मान लो कोई ज्यादा कार्बन का एल्केन है, जैसे कि 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, समझना मेरी बात, एक कार्बन है, हमें 2 हाइड्रोजन हटाने, देखो ध्यान से, यहां पर मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। तो यहां पर एल्किलीन समूह कब बनता है, जब किसी एल्केन के सिरे वाले कार्बन परमाणुओं से एक हाइड्रोजन एटम हटाया जाता है तो एल्किलीन समूह प्राप्त होता है। अरे कुछ समूह के नाम दे रखे हैं तो ये लिखवाने पड़ते हैं, अदरवाइज कई जगह आपको सामान्य नाम देके क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर वहां दिक्कत हो जाती है। एल्किलीन समूह ये कब बनता है, जब किसी एल्केन, ध्यान रखना, एल्केन के सिरे वाले, मतलब दोनों तरफ, इधर वाला, इधर टर्मिनल कार्बन, इधर वाला या इधर वाला, ये सिरे वाले, ठीक है। तो वो है आपके पास यहाँ पर सिरे वाले टर्मिनल कार्बन एटम। जैसे कि देखिए उदाहरण, जैसे कि CH4 मीथेन है, CH4 मीथेन है। अब मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो अगर मीथेन में से मैं 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा, मीथेन में से 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये समूह बन जाएगा बेटा, ये समूह बन जाएगा, ये समूह बन जाएगा। इस समूह को बोलेंगे मेथिलीन। बहुत सी जगह आप देखोगे सामान्य नाम इसका मेथिलीन, ओके। और अगर मैं बात करूं यहां पर इथेन, तो 2 हाइड्रोजन तो हटाने, इस परिभाषा के अनुसार 2 हाइड्रोजन तो हटाने, एक इससे और एक इससे, 2 हाइड्रोजन हटा दिए, एक इससे हटा दिया और एक इससे हटा दिया, इसका नाम होता है एथिलीन, ठीक है। इनके नाम लिख लो बस, ये मेथिलीन समूह होता है CH2, ठीक है, और CH2 दो CH2, इधर भी वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री, इधर भी फ्री, ये आपका एथिलीन समूह। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बेटा कि सर पहले तो बढ़िया समझ में आता, अचानक से क्या टॉपिक आ गया। थोड़े कुछ समूह के नाम है जो आपको और याद करने हैं, बस और कुछ नहीं। हाँ जी, कुछ समूह के नाम और है जो आपको याद करने हैं, बाकी एकदम समझ में आने वाली बातें चल रही है, ठीक है, ओके। मीथेन से जब हाइड्रोजन हटाया तो बन गया मेथिलीन समूह, इथेन से जब हाइड्रोजन हटाया तो बन गया बेटा एथिलीन समूह। ये समझ में आया, थोड़ा सा के नाम और है जो आपको याद करने हैं, बाकी एकदम समझ में आने वाली बातें चल रही है, ठीक है, ओके। मीथेन से जब हाइड्रोजन हटाया तो बन गया मेथिलीन समूह, इथेन से जब हाइड्रोजन हटाया तो बन गया बेटा एथिलीन समूह। ये समझ में आया, थोड़ा सा हो सकता है लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो, लेकिन यही है बेटा। अब जैसे कि देखो ध्यान से, एक अभी इसके बाद अब अगला देखो, ये तो एल्किलीन समूह हो गया, अब एक होता है एल्किलिडीन समूह, एल्किलिडीन समूह। अब इसका एक और नाम लिखूंगा, एल्किलिडीन समूह। जब एक ही हेलोजन, जब एल्केन के एक ही कार्बन से 2 हेलोजन हटाए जाए, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन हटा दो, जब एल्केन के एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम्स हटा दे तो एल्किलिडीन समूह प्राप्त होता है, एल्किलिडीन समूह बनता है, ओके। ये एनसीईआरटी में कुछ नाम दे रखे इसलिए लिखवा रहा हूं, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे भी, ठीक है। हाँ जी, ताकि फिर आप वहां देखो सर ये तो क्या होता है, आपने लिखा है नहीं, इसलिए लिखा होगा बिल्कुल। हाँ जी, एल्किलिडीन। अब इसका उदाहरण देखो, जैसे कि देखो ध्यान से, जब एल्केन में एल्किलीन, अब इसका उदाहरण देखो, जैसे कि देखो ध्यान से, जब एल्केन में एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाए जाए। अब देखो बच्चों, यहां पर ये वाला मीथेन में तो एक ही कार्बन था, तो यही अगल बगल वाला कार्बन, तो यहां पर इसका नाम मेथिलीन भी लिख सकते हैं या ऑब्लिक में मेथिलीडीन भी बोल सकते हैं, ये मैंने यहां पर लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यही अगल बगल वाला कार्बन, तो यहां पर इसका नाम मेथिलीन भी लिख सकते हैं या ऑब्लिक में मेथिलीडीन भी बोल सकते हैं, ये मैंने यहां पर लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब अगला उदाहरण, जैसे कि CH3, ये था तुम्हारे पास इथेन, अगर मैंने इसमें 2 हाइड्रोजन हटा दिए एक ही कार्बन से, तो ये समूह बना, इसको क्या बोलेंगे, इथेन से बनाए एथिलीडीन, इसको बोलेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, ठीक है, बोलने में कंफ्यूजिंग है, ओके। और अगर इसी तरीके से जैसे कि एक समूह मेरे को याद आता है जो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, ठीक है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH3 होता तो टोलुइन होता, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे CH2 है तो हम इसको बेंजिल बोलते हैं, जब यहाँ पे CH2 होता था इसको हम बोलते थे बेंजिल समूह, और अगर यहाँ पर क्या कर दूं बेटा, CH कर दूं और इसकी 2 संयोजकताएं मुक्त कर दूं, तो इस समूह को क्या बोलते थे, या तो हम बोलते थे बेंजो, बेंजेल। याद करो 3 समूह मैंने लिखवाए थे, मैंने पहले वहां पे इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ये जो समूह है बेंजीन के ऊपर CH, इसकी 2 संयोजकताएं फ्री, इसका एक और नाम होता है बेटा बेंजिलीडीन या फिर बेंजो, ठीक है, बेंजो नाइट्राइल तो होता है ना, ठीक है, बेंजेल या फिर बेंजेल इसको कहा जाता है, बेंजेल समूह इसको कहा जाता है। हाँ जी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, लेकिन ये है इनके कुछ के नेम है जो कि नाम तो कहीं काम भी नहीं आता, ये ध्यान। हाँ, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया, हेलोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजन चिपकाना है।
उस हिसाब से इनका वर्गीकरण किया। एल्किल हैलाइड, जब एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन चिपकाया, एल्किन में हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन चिपकाया, एल्किल, एल्किनिल हैलाइड, एल्किल, एल्किनिल, एल्काइनिल, एरिल, सबके पीछे इल 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 आ रहा है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एल्किल हैलाइड में जब आपने एल्किल हैलाइड बनाया तो कितने हाइड्रोजन हटाए, कितने हेलोजन लगाए, उस आधार पर हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, इस टाइप से हमने बना दिया। डिग्री के आधार पर हमने ये बना दिया, ठीक है। अब हेलोजन परमाणु कितने हैं तो उसके आधार पर मोनो तो नॉर्मल है, लेकिन डाई हैलाइड दो प्रकार का होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हुए, सेम। जेम क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर दो समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। विस क्या होता है बेटा, जब अगल बगल वाले कार्बन एटम पर दो समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है, ये जेम डाई हैलाइड का उदाहरण है। ये अगल बगल वाले पर सेम है, तो ये विस डाई हैलाइड का उदाहरण है। अब यहां पर इस समूह का सामान्य नाम एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा एथिलीडीन। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी देखते हैं, अब वहां पे ये एथिलीडीन शब्द सुनोगे, ये तो हमने पढ़ाई नहीं, तो फिर मैंने आपको यहां पर इसके बारे में लिखवाया। और ये वाला जो समूह CH2 ये तो हमने पढ़ रखा था, एथिलीन। एथिलीन समूह इसको बोलते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ था, तो इसके लिए मैंने यहां पर इनको एक बार बता दिया। एल्किनिल समूह, एल्किनील समूह, ठीक है, लीन समूह, एल्किलीन समूह और एल्किलीन समूह ये क्या होता है, ठीक है। तो एल्किलीन समूह क्या होता है, जब हम कोई भी एल्केन है उसके सिरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हटा दे, एक इधर से हटा दो, एक इधर से हटा दो, तो वो बन जाएगा आपका एल्किलीन समूह, ठीक है। जैसे कि मिथेन से हटाया, मेथिलीन समूह, एक ही कार्बन है, इधर से गिनो या इधर से गिनो, ठीक है। इथेन से हटाओ, उधर वाला पहला, इधर वाला ये, तो ये कहलाएगा आपका एथिलीन समूह, ठीक है। ये मेथिलीन, ये एथिलीन, डन, ओके। फिर एल्किलीन समूह, ये क्या होता है, जब एल्केन के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटाएं तो जो समूह बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एल्किलीन बोलते हैं। इन्होंने ये बोला, तो उसके हिसाब से मैंने परिभाषा लिखवाई। जैसे कि देखो ध्यान से, ये है मिथेन, मिथेन में तो एक ही कार्बन है, तो मिथेन का जब एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं तो उसको मेथिलीन भी बोल सकते हैं या मेथिलीन भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया, ओके। फिर इथेन, इथेन का एक ही कार्बन से अगर मैं दो हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये समूह बनेगा, जो कि यहां उपस्थित है, देखो, इसको बोला हमने एथिलीन, ठीक है, ओके। और ये जो समूह है, अब बेंजीन के ऊपर CH, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH है, और यहां पर इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजिलिडीन। अब ये क्यों, क्योंकि एक जगह आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, इस वजह से बेंजिलिडीन या बेंजाइल इसको बोलते हैं। जैसे कि देखो एक उदाहरण, CHCl2 ये लिखा हुआ है, बेंजीन के ऊपर CHCl2 लिखा हुआ है, ओके। तो इस कंपाउंड का सामान्य नाम क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर CH है, उसकी दो संयोजकता मुक्त है, ऐसे है बताइए, ऐसे, तो ये क्या है, बेंजिलिडीन समूह, उस पर जुड़ रहा है क्लोरीन, तो बेंजिलिडीन एल्किल समूह हो गया। हैलाइड कौन सा यहाँ पे, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाता है बेंजिलिडीन क्लोराइड, बेंजिलिडीन क्लोराइड, बेंजिलिडीन क्लोराइड, बेंजिलिडीन क्लोराइड। तो फिर उस टाइम पर आपको दिक्कत नहीं आएगी यार बेंजिलिडीन कहां से आया, इसलिए लिखा है। बाकी अदरवाइज इनका कहीं कोई रोल नहीं आएगा, ये मैं पूरी केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा, कहीं पे कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब आपको पता होना चाहिए कि एथिलीडीन समूह इसको बोलते हैं, एथिलीडीन इसको बोलते हैं, और एथिलीन समूह इसको बोलते हैं। मेथिलीन, मेथिलीन बोलो या मेथिलीन बोलो, बात एक ही है। ये बातें पता चल गई, बेसिक बेसिक बातें पता चल गई, बेसिक बातें पता चल गई, ठीक। एग्जांपल जैसे एथिलीन डाई एमीन, हाँ जी, जरा ध्यान से, ध्यान से। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में बेटा इस कंपाउंड का नाम दे रखा है, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू, एनसीईआरटी में जो नाम दे रखा है एथिलीन क्लोराइड लिखा है, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन अल्कोहल, ठीक है, ओके। तो फिर आप वहां पे क्या सोचोगे, या तो डाई लगा दो। अब यार जो एथिलीन समूह होता है उस नाम में क्या पता चल रहा है कि यार एथिलीन समूह में इधर की भी संयोजकता मुक्त, इधर की भी संयोजकता मुक्त, अब क्लोराइड लगाना है, अब क्लोराइड इधर जोड़ूंगा तब भी पूरा यौगिक नहीं बनना, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा, तभी बनेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नाम दे रखे हैं, जो हमने लिखे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एथिलीन समूह CH2 होता है, अब क्लोरीन जोड़ना है, दोनों तरफ आएगा तभी तो कंपाउंड बनेगा बेटा पूरा, समझ में आया। जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर ये बेंजिलिडीन क्लोराइड, बेंजिलिडीन क्लोराइड, अब बेंजिलिडीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH, दो फ्री वैलेंसी, अब क्लोरीन है तो ऊपर भी जुड़ा हुआ, नीचे भी जुड़ा हुआ, कॉमन सेंस, तभी तो पूरा कंपाउंड बना होगा, अदरवाइज तो एक कार्बन तो फिर भी फ्री वैलेंसी वाला ही रहा। जैसे कि देखिए एथिलीडीन क्लोराइड, अब एथिलीडीन क्लोराइड तो एथिलीन सम, एथिलीडीन क्या होता है, CH3CH, दो फ्री वैलेंसी। अब डाई लगा था तो बढ़िया बात थी, ठीक है, नहीं लगाया तो हमें फिर दोनों जगह चिपकाना पड़ेगा, समझ में आया, क्लियर है। तो जो जानकारी दे रखी है वो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, क्लियर, ओके, डन। ये हमने देखा, यहां पर हमने ये देखा कि भाई एल्किल हैलाइड क्या होता है, डाई हैलाइड क्या होता है, डाई हैलाइड्स में कुछ सामान्य नाम थे, वो मैंने आपको बताया। अब एक और काम की बात, अब एक और काम की बात कि यार जो ये हेलो एल्केन होते हैं, स्पेशली एल्किल हैलाइड के बारे में अगर हम बात करें, किसी के बारे में बात करें, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का संकरण क्या है, ये हेलोजन है, इधर कार्बन है, इस कार्बन का संकरण क्या है, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। एनसीईआरटी में आप देखते हो तो आप बोलोगे, तो फिर मैं यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, हेलोजन से जुड़े कार्बन एटम के संकरण के आधार पर, के संकरण के आधार पर वर्गीकरण, हाँ जी, ताकि उसको भी अपन लेते हुए चले साथ में, ठीक। हेलोजन से जो कार्बन अटैच है बेटा, उसके संकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण। यहाँ पे कुछ नए नए नाम समझने को मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। देखो पहला, जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp3 हो, sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन युक्त हेलोजन युक्त यौगिक, इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, इसके अंदर पहला यौगिक आता है बेटा एल्किल हैलाइड, जो हमने पढ़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड, डायरेक्ट देख लेंगे। एल्किल हैलाइड में कोई भी देख लो, जैसे कि एथिल क्लोराइड देख लिया, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एकदम प्योर एकल बॉन्डेड है, ये sp3 कार्बन है। तो एल्किल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3, तो इस कैटेगरी के अंदर एल्किल हैलाइड भी आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड। अब एलिल समूह आपने पढ़ा है, एलिल समूह क्या होता है, प्रोपीन में से हाइड्रोजन हटा दो, एलिल समूह यही होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है बेटा एलिल समूह। इन समूहों को लिख लिख करके याद कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी जो समूह है इनको लिख लिख करके याद करोगे तो ही याद होगा बेटा, क्योंकि बाद में आपको ABCD के जैसे लगेगा, ठीक है। यार यहाँ पे CH2 था या क्या था, जब तक लिख लिख करके याद नहीं करोगे नहीं होगा। बाकी पूरी ऑर्गेनिक आसान है, बस सिंपल सिंपल कुछ नेम है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, सब मेरे को सामान्य नाम याद नहीं हो रहे, इनको लिख लिख करके प्लीज लिख लिख करके इनको याद कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहे।
हाँ जी, ये है आपके पास एल्किल समूह, सॉरी एलिल समूह। अब इस एलिल समूह में यहां पे कोई भी हेलोजन जोड़ दो, मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये तो सिंगल बॉन्डेड है ना, इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन, इसका संकरण भी क्या है? sp3 है, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। एक थर्ड होता है बेंजिल, एलिल हो गया, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक, जैसे एलिल हैलाइड बोला या इसको एलिलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिल से जुड़ा हुआ, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2, ये कहलाता है बेंजिल समूह, इससे जुड़ा हुआ हैलाइड। ये वाला कार्बन भी कैसा है आपका? sp3 है। ये जो समूह है टोटल, सामान्य नाम इसका क्या होता है? बेंजिल समूह, बेंजिल समूह, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये वाला समूह क्या होता है आपका? एलिल समूह। तो ये तीनों ऐसे हेलोजन उत्पाद है, तीनों ऐसे हेलोजन उत्पाद है बेटा जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्डेड है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ये बेंजीन के ऊपर CH2 है, वो सिंगल बॉन्डेड है, चारों के चारों सिग्मा बंध बना रहा है, sp3 संकरण है, यहां पे भी sp3 संकरण है, यहां पे भी sp3 संकरण है, ठीक है। तो ये चीज आपके एनसीईआरटी में दे रखी थी जो यहां सामने आ गई। अब sp2 कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो उनके क्या क्या टाइप है वो भी देख लो। ये हो गया एकदम सिंपल है, ठीक है। एक बार आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दूसरा कि यार कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगर sp2 हो तो sp2 कार्बन X युक्त यौगिक। हाँ जी, इसमें दो टाइप है, एक है वाइनिलिक नीलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिल समूह। वाइनिल समूह क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये समूह क्या कहलाता है? वाइनिल समूह कहलाता है। अब यहाँ पे कोई भी हेलोजन जोड़ दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी जोड़ दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, तो ये जो कार्बन है बेटा, क्या ये sp2 है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये समूह क्या कहलाता है? वाइनिल समूह। तो वाइनिल समूह में ये कार्बन sp2 संकरित होता है। तो sp2 संकरित कार्बन से अटैच हेलोजन वाला एक यौगिक ये हो गया, और एक है आपके पास एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, जैसे कि बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है हेलोजन, ये है एरिल हैलाइड, ठीक। तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है? sp2 संकरित है और ये हेलोजन है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, एकदम सिंपल से क्लियर कर सकते हो। अभी तक के टॉपिक में किसी को डाउट आया हो तो मेरे को बताओ। हाँ जी, क्योंकि यही स्टार्टिंग। हाँ हाँ जी, एक बार अब मुझे बता दो, अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बता दो बेटा, क्योंकि देखो यही वाला स्टार्टिंग टॉपिक है जो थोड़ा सा जिसमें नाम हमें जानने पड़ते हैं, बाकी सब सिंपल है। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं आया हो, दिक्कत में कोई समझ में नहीं आया हो, बता सकते हो बेटा। कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो सर, sp2 होगा, कौन सा वाला? ये sp2 है ना बेटा, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दो sp2 हो जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा आया हो, 1 का 3, ठीक है। पहले का थर्ड बेटा ये बेंजील समूह कहलाता है, तो बेंजील समूह से जुड़ा हुआ हैलाइड बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है, इसको एलिलिक हैलाइड भी बोलते हैं। ये आपके पास एल्किल हैलाइड। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं है, डिग्री के आधार पर एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है सारी बातें। यहाँ पर ये वाइनिलिक हैलाइड है, वाइनिल समूह CH2 CH होता है, और ये यहाँ पर एलिल समूह होता है, ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर ले, क्योंकि बिल्कुल फर्जी वाली बातें थी जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर ले, डन। अब क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन पर आते हैं और फटाफट से यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं 1 से लेकर के 50 तक के में कोई क्वेश्चन पूछूंगा, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बता देना बेटा। 1 से लेकर के 50 तक में कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बना हो बता देना, ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक के में बेटा किसी को कुछ पूछना है, 1 से लेकर के 50 तक के में किसी को कुछ पूछना है, बता दो। 29 नंबर कृष्ण कुशवाहा, 1 बाय 1 पूछेंगे। 29 नंबर कृष्ण कुशवाहा, हाँ जी, 29 नंबर का ये क्वेश्चन बेटा, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। अब जरा देख ध्यान से रसगुल्ले, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना था। 1 मिनट, 1 बाय 1 रुक जाओ, ठीक है, 1 बाय 1 रुक जाओ। अब जितने का हो पाएगा उतने का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय है। अब देख, अम्लीयता तेरे को निकालनी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर तेरे को एक बात ध्यान होनी चाहिए, मैंने तेरे को ऑर्थो प्रभाव पढ़ाया था। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है ऑर्थो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा? यस। तो ऑर्थो प्रभाव के अकॉर्डिंग क्या होता था? ऑर्थो प्रभाव ये बोलता था कि ऑर्थो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी ज्यादा अम्लीय होता था। तो ये सबसे देख, यहाँ पे भी प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला लगा हुआ है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला लगा हुआ है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला लगा हुआ है। तुझे लगेगा कि ये वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑर्थो प्रभाव की वजह से ये हो जाएगा। क्या ये वाला क्लियर हो गया? ठीक है, जिसने पूछा था यहाँ पे ऑर्थो प्रभाव लगेगा, फिर होगा आंसर, ठीक है, ओके। अब आगे, हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से। अरे 15, 6, 7 बेटा तो पहले ही बता चुका हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। 29 के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। यार देखो, जब मैंने तुम्हें पहले भी करवाया था तब तो तुमने पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे बेटा। अगर आप पुराने भी जाओगे तो फिर कैसे मैं कराऊंगा यार सारे के सारे डिस्कस, ठीक है, ओके। रुक जाओ, पहले नए वाले कर लेते हैं ताकि सारे जो बच्चे हैं उनका फायदा होगा। हाँ जी, वरना तुमने पहले भी नहीं किए, पहले ये नए वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। 51 से बढ़ाते हैं, पहले 51 से बढ़ाते हैं ताकि उन बच्चों का फायदा होगा जिन्होंने पहले वो कर लिए थे, तुमने नहीं किए, ठीक है। अब 51 से लेकर के 60 के बीच में, 51 से लेकर 60 के बीच में, ठीक है, 51 से लेकर के 60 के बीच में। 51 वाला किसी को पूछना है भाई, एन के नागर क्या दिक्कत है बेटा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? एच निकाल के देख, एच निकाल के देख, जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उतना बढ़िया आंसर हो जाएगा। देख ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, इस क्वेश्चन को चाहो तो अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 को चाहो तो आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, सभी प्रश्न गिना जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 को चाहो तो आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हो। H+ निकालो और ऋणायन बनाओ, किसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है उससे काम चल जाएगा। अब देख ध्यान से बेटा, यहाँ पर ये 3 सदस्य वाले है, अगर तू यहाँ सामने वाले से, क्योंकि H निकालेगा अनुनाद में भाग जाएगा, जैसे देखिए H जुड़ा हुआ है, जैसे ही H+ हटाएगा इस पर आएगा ऋणावेश, और ऋणावेश में डबल सिंगल ऋणावेश 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, तो ऐसा इंटरमीडिएट बनना ही नहीं चाहेगा, ओके। और यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, इन डबल बॉन्ड के संयुग्मन वाला ये जो कार्बन है, यहाँ से H हटाओगे तो यहाँ पर आएगा ऋणावेश जो कि डबल 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बन जाएगा एरोमेटिक। तो ये वाला सबसे ज्यादा अम्लीय है। समझ में आया डॉक्टर शिव? जाए वो काम कर जाएगा। यहाँ पर ऐसा ऋणायन बन रहा है जो अनुनाद तो दर्शा रहा है, वो तो वहां भी दर्शा रहा था, लेकिन वहां एंटी एरोमेटिक वाले बना रहा था, यहाँ पे एरोमेटिक वाले बना रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका H+ निकलने के बाद ज्यादा अम्लीय, ज्यादा स्थायी ऋणायन इसका बनेगा, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 11 का 2 हो जाएगा, 51 का 2 हो जाएगा, ओके। अब
जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे, मेरी तरफ से बढ़ता हूं मैं, ठीक है, तुम बहुत अलग अलग जा रहे हो सब। 52 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, बेंच OH के ऊपर क्लोरीन लगा रखा है, यहाँ पे ये है, एकदम आराम से हो जाएगा, आराम से ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, खुद से कर सकते हो। ठीक, ओके। अब इसके बाद निम्न में से कौन दुर्बलतम अम्ल, में खुद से करवा रहा हूं बेटा, ठीक है, देख लिया मैंने तुम्हारा, अलग अलग कोई पूछ रहा है। हाँ जी, 53, ये जूम कर दिया भाई। अब देखो ध्यान से 53 अगर आप देखते हो तो ये बेंजोइक अम्ल है, ये हाइड्रोक्सी समूह लगा रखा है, यहाँ हाइड्रोक्सी समूह, यहाँ हाइड्रोक्सी समूह। अब इसको करो, अरे यार ऑर्थो वाला ज्यादा आ जाएगा ना, ये है यहाँ पे, ये ऑर्थो है। अब बाकी का प्रभाव भी देखो, ये प्लस एन दर्शाएगा, यहाँ पे माइनस आई दर्शाएगा, ये क्या दर्शाएगा यहाँ पर, ये क्या दर्शाएगा यहाँ पर। अच्छा सारी देखो, बस आपको H कहां से निकालना है बेटा, दिखती है उसके लिए मैंने आपको ये बताया तो है, अम्लीय हाइड्रोजन पहचानना। अणु में देखो ना अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा है, सबसे पहले यही टास्क मैंने आपको करवाया है। ओके, अरे भी कोई सब्जी मंडी नहीं बनाएगा, मैं खुद अपने हिसाब से करा रहा हूं क्वेश्चन। कोई बच्चा क्या पूछ रहा है, कोई बच्चा क्या पूछ रहा है बेटा, इससे पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्लास का डेकोरम खराब हो रहा है, तो मैं अपने हिसाब से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाता जाता हूं। ठीक है, जिससे नहीं बना वो दिमाग लगाना और सोल्व करना। हां जी, यहां पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें पूछा गया आपको मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो देखो बेंजीन के ऊपर से डबल OH है, वो तो इसमें भी है। अब बेंजोइक अम्ल और ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल में ऑर्थो वाला ज्यादा अम्लीय होता है, ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्थो वाला ज्यादा अम्लीय होता है। अब बाकी समूह देख लो पर आप, यहां पर OH समूह है, OH समूह माइनस M+ M प्रभाव दर्शाता है, माइनस आई से। ठीक है, ओके। मेटा पर क्या दर्शाएगा, मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, यहाँ पे माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। ओके, यहाँ पे क्या दर्शा रहा था, प्लस M प्रभाव दर्शा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर कोई नहीं दर्शा रहा। तो अब जरा देखो ध्यान से, हमने क्या देखा था, एक्चुअल जो ऑर्डर आना चाहिए था भाई, ये तो बेंजोइक अम्ल है, ये ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल है, इन दोनों में ज्यादा अम्लीयता इसकी होगी बेटा। और ये जो कंपाउंड है बेंजोइक अम्ल, और ये है आपके पास मेटा हाइड्रोक्सी वाला, तो यहाँ तो कोई खींचने वाला ही नहीं, यहाँ खींचने वाला है, इससे ज्यादा अम्लीय ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आई गेस यार इन दोनों में ना ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, मुझे आप इसमें बताओगे आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर क्या दे रखा है। हाँ जी, इसका आंसर क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन का 3 दे रखा है, मेरे जानते 3 होना चाहिए, डी दे रखा है, एक मिनट। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन को 53 है, इसका आंसर देखो, ये हाइड्रोक्सी समूह है, ऑर्थो वाले की अम्लीयता ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब अगर हम देखें ज्यादा, देखो यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है, इसका एक रीजन ये हो सकता है, 4th वाला अगर आंसर दे रखा है बेटा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट्स में अपने ऐड कर लेना, 53 वाले क्वेश्चन को नोट्स में ऐड कर लेना। अच्छे क्वेश्चन ऐड करोगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखेंगे, ताकि आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सको। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, इसके एक अधिक स्थायी होने का रीजन ये है कि यार जब यहाँ से H+ आयन निकलेगा तो एक एनायन बनेगा, ये अनुनाद तो दर्शा रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये यहाँ पर इसका रीजन रहेगा अगर ये 4th वाला दे रखा है तो। ठीक है, यहाँ पे जो ये 4th वाला जो कंपाउंड दे रखा है, जो H+ आयन डोनेट करने के बाद जो एनायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो OH समूह के साथ H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H बंधन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इस वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेईई में बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिख गया मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला इस बात को। ओके, तो इस बात को अपने नोट्स में नोट कर लेना। हाँ जी, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ, इनमें से देखो न्यूनतम क्षारीय कौन है, क्वेश्चन नंबर 54 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग जा रहा हो, देखो इसमें एक ही नाइट्रोजन है और इसका लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी की वजह से। ठीक है, ये सबसे कम क्षारीय होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अनुनाद में भाग ले रहा है, लेकिन उससे वाले एरोमेटिक नहीं हो रही है, यहाँ पर अनुनाद होगा और उससे वाले एरोमेटिक होगी, तो इसकी क्षारीयता सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ जी, निम्न में से कौन से यौगिक में सर्वाधिक अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, देखो ध्यान से, CH3COH, इसको जूम करके लिखा, जिसका H हटाने के बाद एक स्टेबल एनायन बन जाए, भाई ये बोल रहा है ना, निम्न में किसका सबसे ज्यादा अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन है, CO समूह, उसके बगल वाला हाइड्रोजन कार्बन अल्फा, उसका हाइड्रोजन हटाओ, तो जब यहां से H हटाओगे तो CH2 नेगेटिव बनाओगे, यहां से हटाओगे बेटा CH2 नेगेटिव, CO CH3 बनाओगे, समझो मेरी बात को। और इस वाले क्वेश्चन में जब हटाओगे तो यहां पे, अच्छा ये आ गया ना, CH3 CO CH2 और COH, ये समूह यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसको जब आप जूम करोगे तो बेटा यहां पे जरा देखो ध्यान से, CO CH2 COO CH3 है। हाँ जी, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा देखो ध्यान से, कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया है, सक्रिय मेथिलीन समूह, सक्रिय मेथिलीन समूह, मतलब बीच में CH2 अगल बगल CO, याद आ रहा है आपको, बीच वाला अगर CH2 समूह दोनों तरफ अनुनाद दर्शाए तो उसका हाइड्रोजन अम्लीय होता है। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये जो CH2 है और ये वाला CH2 है, ये ज्यादा रेजोनेंस दर्शाएगा, जैसे यहाँ से एक H जाएगा ऋणावेश आएगा, जैसे यहाँ से एक H जाएगा ऋणावेश जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड करना है वहां पे क्या करना है। यहाँ पे ये ऋणावेश केवल एक बेंजीन के साथ, एक डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद दर्शा रहा है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद दर्शा रहा है, जबकि इसमें बेटा यहाँ पे जब ऋणावेश आएगा वो इधर भी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, उधर भी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आएगा। यहाँ पर ये भी अनुनाद में जाएगा, ये भी जाएगा, किसमें यह ज्यादा स्टेबल है, यह ऋणावेश इधर आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यह ऋणावेश इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले में क्या दिक्कत है, समझना मेरी बात को, जब ये ऋणावेश इधर आएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, इधर आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह ऋणावेश उधर जाए तो दिक्कत है। क्या, क्योंकि ये ऑक्सीजन बैठा हुआ है कि मैं भी तो दूंगा यार, समझ में आ रही मेरी बात। यह ऋणावेश इधर इस CO के साथ उतना स्टेबल नहीं है, इधर देखो ये ऋणावेश इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ उसका अनुनाद बराबर बराबर जा रहा है। ठीक है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऋणावेश बन रहा है उसका इस तरफ भी अनुनाद है, इस तरफ भी है, लेकिन इस तरफ कम है, क्योंकि जैसे इधर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये ऋणावेश इधर जाएगा तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं भी तो आऊंगा भाई। तो इन दोनों ऋणायनों के मुकाबले ये ऋणायन ज्यादा स्टेबल है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, एक बार समझ पा रहे हो तो कमेंट में थम्स अप जरूर दे देना बेटा। ठीक है, एक बार अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट में थम्स अप जरूर दे देना इस वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक तरफ ऑक्सीजन के साथ ही संयुग्मन है, यहाँ पर दोनों तरफ संयुग्मन, इसमें भी दोनों तरफ संयुग्मन, लेकिन इधर संयुग्मन कम हो रहा है क्योंकि ये ऋणावेश जैसे ही बनेगा ये बगल वाला ऑक्सीजन बना करेगा, मैं भी डोनेट करूंगा, ये वाली बात है। इस वजह से 3rd वाला सबसे ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन रखेगा। ठीक है, चेक कर लेना, इसका आंसर यही होगा। ठीक, अब आगे देखो, हाँ जी,
पीके का घटता क्रम मतलब अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम, क्योंकि पीके और अम्लीय सामर्थ्य एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होती है। आराम से तुम इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 56 नंबर के में 56 नंबर के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे की अपोजिट होती है। अम्लीय सामर्थ्य क्रम देख लो, फॉर्मिक, बेंजोइक, फिनोल, इथर। फॉर्मिक सबसे ज्यादा अम्लीय, फिर बेंजोइक आ जाएगा, फिर फिनोल आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो पीके उल्टा कर दो, ये ठीक है, एकदम सिंपल सा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से। 57 नंबर का देखो, दिए गए यौगिकों की अम्लीयता को घटते ऑर्डर में जमाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो आप देखो यहाँ पे, देखो इस यौगिक में सबसे ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु कौन सा है? सबसे ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु कौन सा है? यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजन। तो अब जरा देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु इनमें क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कहां पे ज्यादा खींचेगा ये आप देख लो, काम बन जाएगा। एकदम सिंपल है, आराम से देखो किस पे जुड़ा हुआ है, कहां से खींचना है, वो सारी बातें यहाँ पर आप दिख जाएगी। देखो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये तगड़ा माइनस आई लगाएगा, हाँ है ना, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये खींचेगा। यहाँ पे दूरियां ज्यादा हुई, कम खींचेगा। एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा, सबसे ज्यादा ये खींचेगा, फिर ये, फिर ये। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, घटती हुई क्रियाशीलता देख लो, कौन सी बेंजीन ज्यादा मेरे उस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहले आक्रमण करेगा, वैसे करना है, क्लास में पढ़ाया हुआ है। ओके, अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील हैलाइड कौन सा है? जहां से धनायन निकलने के बाद एक स्टेबल कार्ब धनायन बने। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील हैलाइड कौन सा है? अगर मैं यहाँ से Br निकालूंगा तो बेंजीन के ऊपर धनावेश आएगा। अच्छा, यहाँ से निकालूंगा तो ये धनावेश बनेगा, इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, ठीक है, सबसे ज्यादा मजेदार चीज ये है। और यहाँ पर बेंजीन, फिर कार्बन, फिर से CH3, एक ये, और फिर देखो ध्यान से फोर्थ वाले कंपाउंड को देखो बेटा, C6H5 फेनिल, फिर से क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3 जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और क्या जुड़ा हुआ है? C6H5 जुड़ा हुआ है, और एक जुड़ा हुआ है Br। तो अब जरा देखो ध्यान से, कहां से हेलोजन निकलने के चांस है? इससे निकलने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि जैसे ही Br माइनस निकलेगा यहाँ पर धनावेश आएगा, जो इस बेंजीन के भी अनुनाद में होगा, इसके भी अनुनाद में होगा, और एल्किन समूह का प्लस साइड इसको स्टेबल करना होगा। इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, ये धनावेश सबसे ज्यादा स्टेबल। भाई अनुनाद यहाँ पे जैसे ही Br माइनस निकलेगा, हमसे ये पूछ रहा है कहां से सर्वाधिक क्रियाशील हैलाइड अवेलेबल है, कहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्रियाशील हैलाइड अवेलेबल है? स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। जिसका मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, वहां से हैलाइड उतना जल्दी निकलना चाहेगा। इस फोर्थ वाले कंपाउंड में जो हेलोजन परमाणु है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, जब ये निकले तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन बनाएगा, क्योंकि इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, और इसका मेथिल का यहाँ पर प्लस आई भी लगेगा, और ये जस्ट बगल में तो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन भी अनुपाती संयुग्म भी दर्शाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे होगा। हाँ जी, अब अगला कौन सा सही क्रम है? पीके का क्रम, पीके अम्ल का वियोजन स्थिरांक का यहाँ पर पावर ऑफ के, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अम्लीयता का उल्टा कर लो, कौन ज्यादा अम्लीय है उसका उल्टा पीके आ जाएगा। अम्लीय सामर्थ्य आपको करवा रखा है, ठीक है, पोम ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर सल्फोनिक है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो सल्फोनिक और हाइड्रोक्साइड ग्रुप में देखो किस तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ अलग नहीं लगेगा, ठीक है। के का मान पूछ रहा है, जिसका अम्लीय गुण ज्यादा उसका के ज्यादा, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, कौन सर्वाधिक क्षारीय है? कौन सर्वाधिक क्षारीय है? कौन सर्वाधिक क्षारीय? 61 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, ये नहीं बना हुआ तुमसे, 61 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 61 एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आंसर आ रहा होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा शायद, एक बार चेक करना, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ठीक है। कौन सर्वाधिक क्षारीय है? तो अब जरा देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ा था कि एनिलीन और ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन, ये एनिलीन है, ये ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन है, इन दोनों में एनिलीन की क्षारीयता ज्यादा होती है, इतना पढ़ लिया। अब ये एनिलीन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा दिए गए, जैसे यहाँ हटा दिए गए, ओके, हटा दिए गए, ये दोनों एनिलीन नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान से समझे, ये दोनों एनिलीन नहीं है बेटा, ओके। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले ही घिरा हुआ है और बेंजीन के साथ संयुग्मन में है, ठीक है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले ही घिरा हुआ है और अगल बगल में आपने ऑर्थो पोजीशन पे बड़े बड़े समूह लगा दिए, तो यहां पर ये जो लोन पेयर है ये अनुनाद में भाग ही नहीं ले पाएगा। समझना मेरी बात को, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो फोर्थ वाला कंपाउंड है वो ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं दे पाएगा। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, देखो इन दोनों में से तो ज्यादा क्षारीय हुई, सॉरी क्षारीय की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों में से ज्यादा क्षारीय गुण इसके, ये कौन सी थी? ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन, ये एनिलीन। तो ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन की तुलना में एनिलीन ज्यादा क्षारीय होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में ये ज्यादा क्षारीय, क्यों? क्योंकि इसके पास मेथिल है जो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ड्यू टू प्लस आई। अब इन दोनों में जरा देखो ध्यान से, इन दोनों में जरा देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो फिर भी अनुनाद में भाग लेगा, उसका तो लेगा ही नहीं, यहाँ पर ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में इतने बड़े समूह हैं जो इसको प्रतिकर्षित करेंगे, और ये नाइट्रोजन आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तो बेंजीन में दे ही नहीं पाएगा, तो वो सिर्फ H+ को देगा। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, अच्छे से समझना है। बात समझ में आई? क्या मैंने यहाँ पे बोला, क्या मैंने यहाँ पे बोला, ये बात समझ में आई बेटा कि ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बल की ग्रुप, इसके ऊपर भी बल की ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा और अनुनाद एक ही तल में होता है, तो यहाँ तो डोनेट करने की बात नहीं हो पाएगी बेंजीन को। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, ओके। अब आगे देखो, हाँ जी, ये तो एकदम सिंपल है। निम्न में से कौन से यौगिकों में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन न्यूनता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, विसक्रियणकारी समूह, जो विसक्रियणकारी बेटा वो इसका आंसर हो जाएंगे। CCl3 विसक्रियणकारी होता है, NO2 विसक्रियणकारी होता है, NH नाइट्रोजन देगा, तो पहला दूसरा ऑप्शन नंबर 4 एकदम क्लियर मामला होना चाहिए। हाँ जी, निम्न में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? अनुनाद और फिर अतिसंयुग्मन लगा के देख लेना, आराम से आंसर बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, निम्न में से कौन एरोमेटिक है? निम्न में से कौन एरोमेटिक है? ये वाला नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ऊपर वाला sp3 कार्बन है। ये वाला एंटी एरोमेटिक होता है, टब शेप में चला करके नॉन एरोमेटिक हो जाता है। 6 पाई एरोमेटिक। ये वाला सर धनावेश है ना, आपने कहा था कि नाइट्रोजन है मेरे भाई, इसका संकलन देख, इस नाइट्रोजन का संकलन देख, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में sp3 हो गया, sp3 मतलब असंतुलित, ठीक है, ओके। ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये है एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर 3। सब लोगों को सुनना मेरी बात, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो, इसी वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। अगला, हाँ जी, योगदान करने वाली सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना, देखो यहाँ भी कार्ब धनायन है, यहाँ भी कार्ब धनायन है, यहाँ भी कार्ब धनायन है, तीनों में अष्टक अपूर्ण है, और ये एक ही यौगिक की अनुनादी संरचना है, तो उसमें बैक बॉन्डिंग लगानी नहीं, किसी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि जैसे ये लोन पेयर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे धनावेश आ जाएगा, ये बन जाएगी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन पे धनावेश, कार्बन पे धनावेश, कार्बन पे धनावेश, अष्टक अपूर्ण होता है कार्ब धनायन का, जबकि ऑक्सीजन 3 बंध बना रहा है, 2 तो इधर बेंजीन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ, 3 बंध वाला ऑक्सीजन धनायन अष्टक पूर्ण होता है, H3O+,
ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। क्लास में यूट्यूब पे मैंने करवाया था इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन, मेरे शब्दों को समझना बेटा, आपके क्वेश्चन का नंबर भी आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा नाइट्रोजन सर्वाधिक क्षारीय है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यूट्यूब पे करवाया था। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया था ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले का लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, फोर्थ वाले का लोन पेयर भी अनुनाद में जा रहा है, और इसका लोन पेयर अनुनाद में नहीं जा रहा, लेकिन ये सीओ समूह माइनस आई प्रभाव तो दर्शाएगा, तो सबसे ज्यादा एक ही क्षारीयता होगी। ठीक है मामला, ओके। फिर उसके बाद अच्छा, कौन प्लस एम प्रभाव दर्शाता है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। किसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा ज्यादा है, ये आप पे छोड़ता हूं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन तीव्र बुदबुदाहट के साथ देगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हो। ठीक है, बुदबुदाहट नहीं देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट यह लवण है किसका, H2CO3 का। Na हटा के H लगा दो, H2CO3 बन जाएगा। जो H2CO3 से प्रबल है वो क्रिया करेंगे, H2CO3 को अलग कर देंगे, H2CO3 H2+CO2 होता है, CO2 गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ। तो कहां नहीं निकल पाएगी, जो उससे दुर्बल होगा उसको हटा नहीं पाएगा, एकदम ऐसा। कार्बोक्सिलिक, पिक्रिक, सल्फोनिक, ये कार्बोनिक अम्ल से ज्यादा प्रबल अम्ल होते हैं। फिनोल दुर्बल होता है, तो इसकी औकात नहीं उसको हटा सके। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को उसके लवण में से रिप्लेस कर सकता है, तो ये हो जाएगा 69। ओके, अब इसके बाद यहां पर ये क्वेश्चन भी बेटा मैंने यूट्यूब पे करवाया था, ना बेटा। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन, तो जैसे ही देखो Ag प्लस हेलोजनों को निकालने में बहुत माहिर होता है, तुरंत अवक्षेप बना देता है। तो ये Ag प्लस यहां से Br को निकालता है Br माइनस के रूप में, तो यहां पे आ जाएगा धनावेश। और जब यहां से Br माइनस को निकालेगा तो यहां पे भी आएगा धनावेश। कौन सी वाले ज्यादा स्थायी कार्बन बना रही है, ऊपर वाली, क्योंकि ये बन जाएगा ट्रोपेलियम माइनस 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ाया था, ठीक है, एरोमेटिक। कुछ बच्चे ने नहीं देखा इसलिए यहां दिखा देता हूं। और यह जो कार्बन बनेगा ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक। तो देख लो किसका ज्यादा स्टेबल है, कार्बन, वहां से आंसर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात, एकदम बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके डन। अब अगला सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देगा जहां से Cl निकल सके। यहां पे ये क्लोरीन बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ अनुनाद दर्शाएगा, नहीं निकल पाएगा, द्विबंध के लक्षण है। यहां पे ये Cl डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में इसके पास लोन पेयर होता है, नहीं निकल पाएगा। यहां पे भी क्लोरीन के पास लोन पेयर अनुनाद, जबकि यहां पे ये क्लोरीन डबल सिंगल सिंगल फिर क्लोरीन है, कोई लोन पेयर संयुग्मन में नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, डबल सिंगल क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो यहां पे संयुग्मन में बेटा नहीं निकल पाएगा। सेम यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाएंगे। लेकिन डबल सिंगल सिंगल फिर लोन पेयर आ रहा है ना, कोई संयुग्मन ही नहीं है, आराम से निकल सकता है। Cl माइनस निकल जाएगा, यहां धनावेश बनेगा। पहली बात तो Cl माइनस यहां निकल सकता है, और जो धनायन बना रहा है वो ट्रोपेलियम बना रहा है, ये भी यूट्यूब पे मैंने करवाया था, तो इसलिए मैं बोलता हूं यूट्यूब पर मैं आपके लिए पढ़ाता हूं। ठीक है, ध्यान रखें। ओके, अगला अति संयुग्मन आप कर सकते हो, आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, अम्लीय गुणों का घटता क्रम, H हटा के ऋणायन बनाए। देखो H हटा के ऋणायन बनाए, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी एक H हटा दो, नेगेटिव चार्ज है। देखो जब भी चक्री वाले दी जाए ना, पाई बंद दिया जाए, तो ऐसा कार्बन ढूंढो जो एकल बंदी हो। ये वाला कार्बन बेटा सिंगल बॉन्डेड है, जब यहां से हटेगा यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो देखो वाले एरोमेटिक हो रही है या नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन इस कांसेप्ट पर बेस्ड है। आप H+ हटा के ऋणायन बनाओ डबल बॉन्ड के जस्ट अगले वाले कार्बन पर, उससे देखो क्या वो ऋणायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो देखो ध्यान से, यहां पर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैं इस कार्बन पर ऋणावेश बना रहा हूं, ये वाला तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये तो sp कार्बन है ना, sp कार्बन की तो ये ज्यादा होती है, तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, इन दोनों में ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि एरोमेटिक हो जाएगी, ये एंटोएरोमेटिक हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये sp कार्बन है, ये यहां पर ये sp3 कार्बन था, ये भी sp3 कार्बन था, लेकिन यहां पर वाले एरोमेटिक हो रही थी, यहां एंटी एरोमेटिक हो रही थी। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही है, ये sp कार्बन बेटा, समझ में आया कॉन्सेप्ट, इन दोनों में लगेगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, पढ़ाया होगा आपके सिलेबस में। ठीक है, ओके। अब अगला, हाँ जी, पीकेबी के मानों का बढ़ता क्रम, क्षारीयता का घटता क्रम निकाल लो, पीकेबी के मानों का बढ़ता क्रम आ जाए। क्षारीयता क्रम निकाल लो, क्षार कौन सा बढ़िया है वो देखना है आपको। क्षार कौन सा बढ़िया है, जिसकी विद्युतता कम हो, जो आसानी से दान कर सके, वो अच्छा क्षार है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर ऋणावेश, sp कार्बन इस पे स्टेबल होता है, हाँ ना। NH2 नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H नेगेटिव है। कौन आसानी से डोनेट कर पाएगा अपने ऋणावेश को, उससे आपको आंसर निकालना है, बढ़िया से क्लियर हो जाए। अरे हाइड्रोजन बिल्कुल छोटा सा होता है, उस पर तुमने ऋणावेश लगा दिया, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये देगा सबसे पहले, सेकंड वाला है कहीं पर आगे, ठीक है, सेकंड वाला है कहीं पर कोई आगे, ओके, उस हिसाब से सेकंड वाला है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा पीकेबी का मान पूछ रहा है ना अपन, तो क्षारीयता निकाल रहे हैं, क्षारीयता का उल्टा कर दो पीकेबी आ जाएगा, क्षारीयता का उल्टा कर दो पीकेबी आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्षारीयता का उल्टा कर दो पीकेबी आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, हेलो 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 हेलो, साथ के साथ चल रहे हो मेरे साथ बेटा, साथ के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं वैसे बढ़ रहे हो ना, बीच में कहीं रुक जा रहे हो, खो जा रहे हो। ठीक, क्योंकि मैं अगर आपके कमेंट देख करके सबके सॉल्यूशन करवाऊंगा तो कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीकेबी के मानों का बढ़ता क्रम अगर हम देखेंगे, इनको अगली बार ना मैं स्लाइड में लेके आऊंगा, स्लाइड में स्क्रीनशॉट खींच के लेके आऊंगा मैं, ठीक है, उसमें लगा दूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखो, जो ज्यादा अनस्टेबल है वो तुरंत देना चाहेगा, उसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्षारीयता ज्यादा, पीकेबी उल्टा कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, एंटी एरोमेटिक है, ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये तुम कर सकते हो, एकदम सिंपल है। अच्छा कार्बन, यहाँ पे एक बात है, ध्यान से देखो बेटा, सुनो, फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक होता है। जो फिनोल होता है, ऊपर छत पे लिख लो, जो फिनोल है बेटा, इस फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी बोलते हैं। सोचा था कि इसको फिनोल वाले चैप्टर में बताऊंगा, कार्बोलिक अम्ल भी बोलते हैं। फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक अम्ल भी होता है, एक होता है कार्बोनिक H2CO3, ये है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये तो होता है कार्बोनिक, और फिनोल होती है कार्बोलिक। ठीक है, अब यहाँ जैसे मेरे को दिखा, मेरे को क्लिक कर गया, ये CO2 गैस नहीं उत्सर्जित करेगा NHCO3 के साथ। ध्यान रखना, कार्बोनिक अम्ल फिनोल को ही कहा जाता है, कार्बोनिक H2CO3, दोनों का फर्क क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ली है, यहाँ पर नी है, इस बात का फर्क है। ठीक है, ओके। अब अगला 15 हो गया, बस 5 मिनट और, 3 मिनट और, अगला कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ जी, जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन में ध्यान रखना, एथिल है तो 231, मेथिल है तो 213, उस हिसाब से देख सकते हो, एकदम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, न्यूनतम पीकेबी किसका होगा, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, न्यूनतम क्षारीयता किसकी होगी, जिसका लोन पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पीकेबी का मान न्यूनतम मतलब क्षारीयता सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा क्षार कौन है, वो इसका आंसर है बेटा। ठीक, ओके। बेंजीन के सभी कार्बन कार्बन समान बंध लंबाई होने का अनुनाद है, अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है, कर दोगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। किसमें न्यूनतम क्रियाशील है, वाइनिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन अनुनाद दर्शाता है। ठीक है,
किसका पीके मान अधिकतम है? जो न्यूनतम अम्लीय हो, क्योंकि के ज्यादा होता है तो पीके कम होता है। के कब ज्यादा होगा? जब अम्लीय गुण ज्यादा होंगे। जिसकी अम्लीयता ज्यादा उसकी पीके कम, और जिसका पीके ज्यादा उसका अम्लीयता कम, अपोजिट होता है दोनों। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव का सही क्रम बता सकते हो? प्रेरणिक प्रभाव का सही क्रम, इनकी क्षारीयता का सही क्रम बता दो। अमोनिया दे रखा है, CH3NH2 दे रखा है, CH3 होल पाइज NH दे रखा है। अब इसमें ये नहीं पूछ रहा कि यार जलीय माध्यम में या गैसीय माध्यम, तो गैसीय माध्यम से सोल्व करना है, गैसीय माध्यम से सोल्व करना है। कौन प्रबलतम क्षार है? आराम से कर सकते हो, जिसका नाइट्रोजन नाम में भाग ही नहीं ले रहा। ऑप्शन नंबर 4, ये नाइट्रोजन ऐसा है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ भी करेगा। फोर्थ वाला ऐसा है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा बेटा। मूलकों का स्थायित्व क्लास में करवाया, एकदम सिंपल कर सकते हो। हाँ जी, बढ़ती हुई अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देखो, COOH लगा रखा है बेटा चारों में। अब देखो ध्यान से किसमें खींचने वाला समूह लगा रखा है, वो कर लेना, उससे हो जाएगा। देखो उसमें 3 फ्लोरीन लगा रखे हैं, इसी वाले में COOH के जस्ट बगल वाले कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगा रखे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे OCH3 लगा रखा है। ठीक, तो आप आराम से देख सकते हो, इसमें 3 खींचने वाले, इसमें 1 खींचने वाला, इसमें देने वाला, इसमें 2 देने वाले, मेथिल मेथिल देखते ही हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन जलीय विलयन में प्रबलतम क्षार है? सोचना, दिमाग लगाना, करना, एकदम सिंपल है। बेंजीन वाले में बेंजीन वाले में नाइट्रो समूह खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वैसे सोचना, करना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये और देख लेते हैं, 90 तक देख लेते हैं। कौन सी बेंजीन अमीर है? उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी। हाँ जी, निम्न में से कौन से अम्ल का न्यूनतम वियोजन स्थिरांक के का मान न्यूनतम होगा? जो न्यूनतम अम्लीय होगा उसका होगा। एक बार यहां तक देख लो, 90 तक। हाँ जी बेटा, जरा देखो ध्यान से, ये 90 तक का क्वेश्चन देखो, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चंस में से आप लगभग मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन जो नहीं कर पाओगे। अच्छा, दुर्बल अम्ल पूछा है, ठीक है, देखो ध्यान से, आप एक आध क्वेश्चन है जो नहीं कर पाओगे। मैं हकीकत के साथ बोल रहा हूं, इन टोटल क्वेश्चंस में से आप एक आध क्वेश्चन ही है जो नहीं कर पाओगे। 53 के बी में रेजोनेंस है। ठीक है, अगली 53 का बी, 53 का बी, 53 का बी, 53 का, अरे 53 वाले में तो बेटा देखना ही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे तो जरा देखना ध्यान से, ये वाला हो जाएगा फिर। ठीक है, पहले 53 वाले को सही करवाओ। बी दिया है, बी नहीं बेटा, बी नहीं होगा, इसका बी तो किसी हाल में नहीं है बेटा। 53 का बी क्या पूछा इसमें? अच्छा, दुर्बल अम्ल है। ओके 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 ओके, गॉट इट भाई। दुर्बल तो फिर ये हो जाएगा, दुर्बल वाला सेकंड हो जाएगा बेटा, दुर्बल वाला सेकंड हो जाएगा, दुर्बल वाला सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर दुर्बल पूछा है तो फिर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्लस में तो अम्लीय सामर्थ्य घट जाएगी। ठीक है, ओके। और कुछ क्षेत्र वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्षेत्र वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक बच्चा बार बार पूछ रहा है क्षेत्र वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अरे यार, क्षेत्र वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस बात से परेशान मत हो। यौगिक जो जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ CO2 मुक्त नहीं करता है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पे क्या है बेटा? जलीय NaOH, देख H2O से ज्यादा, NaOH में Na हटा के H लगा दे, H2O बन जाएगा। H2O से जो ज्यादा प्रबल है वो क्रिया करेंगे और Na को रिप्लेस कर देंगे। H2O से जो कम, H2O से जो दुर्बल है वो क्रिया नहीं करेगा, एकदम सिंपल सा। ठीक है, एकदम ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जिसको जाना है बेटा जा सकता है, जिसको जाना है जा सकता है, तुम्हारे लिए क्लास का टाइम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, अरे यार समाज बता पहले तो। क्वेश्चन नंबर 34, चल इसको अगली क्लास में बता दूंगा, एकदम सिंपल, अगली क्लास में दिखा दूंगा। सर वे जिनमें अनुनाद है फिर नाइट्रोजन भाग क्यों लेता है? बेटा देखो ध्यान से, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 0 से बढ़कर 0 से 80% समझ। अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जिसको फिर भी समझ में नहीं आया? तो आप बेटा वीडियो दोबारा देखें, पूरे लेक्चर्स दोबारा देखें, लेकिन ये चैप्टर समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज आप लेक्चर दोबारा देखें। और अगर देखो आप मेरी जगह यहाँ खड़े होंगे ना, तो आपको पता चलेगा एक क्या पूछ रहा है, फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा क्या पूछ रहा है, किसी एक का मैं ढंग से जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैंने बंद करके पूरे सबके क्वेश्चंस को सोल्व करवा दिया। ठीक है, तो कोशिश करें आप ढंग से सारी चीजों को समझें, बढ़िया से क्लियर करें, अच्छे से अच्छा आपका फायदा होगा ज्यादा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।